अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो बच्चों, सपोज़ करो कि एक पाइप से जो है वो लिक्विड फ़्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है। और इस पाइप की ख़ास बात यह है कि इसके जो एरियाज़ हैं उसमें डिफरेंस है। पहले वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है A1, और जो राइट साइड वाला एरिया है वो कम है, तो हमने नाम दे दिया A2 का। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो वेलोसिटीज़ मालूम कर लूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वेलोसिटीज़ के अंदर फ़र्क है। जो लेफ़्ट साइड वाली वेलोसिटी है उसको हमने V1 से शो करा है, जो राइट साइड वाली वेलोसिटी है उसको हमने V2 से शो किया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन वेलोसिटीज़ के दरमियान में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करूँ, तो क्या होगा वो रिलेशन। तो आज की जो वीडियो है वो उसी रिलेशन के बारे में है, जिस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो सबसे पहली बात यह है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? द मास डेल्टा एम, जो मास है उसको हम डेल्टा एम से शो कर रहे हैं, जो कि एक फ्लूइड का है, दैट पासिस एट गिवन पॉइंट, जो कि पास हो रहा है किसी गिवन पॉइंट से पर यूनिट टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो फ्लूइड पास होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो जो है बराबर रहता है। और एक्चुअली ये जो मैं कह रहा हूँ ना, डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये मास फ्लो रेट कहलाता है। मास फ्लो रेट जिसे हम शो करते हैं डेल्टा एम डिवाइड बाई टी से, वो एक्चुअली क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, एक रूम के अंदर दाखिल होने वाली जो अमाउंट ऑफ एयर है वो उतनी होगी जितना कि उस रूम को लेफ्ट कर रही होगी। या एक पाइप के अंदर जो पानी अंदर की तरफ जा रहा है वही बाहर की तरफ आएगा। या फॉर एग्जांपल, जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, तो जितना ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ उतना ही ब्लड बाहर की तरफ आएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास इक्वल रहता है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मास फ्लो रेट है जिसे हम शो करते हैं डेल्टा एम डिवाइड बाई टी से, वो कांस्टेंट रहता है। तो अब अगर आपको समझ में आ गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो चलिए समझते हैं कि क्या तरीक़ेकार होगा यहाँ वाली वेलोसिटी को मालूम करने का और यहाँ वाली वेलोसिटी को मालूम करने का, या फिर इनके दरमियान में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करने का। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले सपोज कर लो कि एक पाइप है, जिस पाइप को आप देख रहे हो, आपको नज़र आ रहा है, और इस पाइप का जो एरिया है, नीचे वाला एरिया वो थोड़ा सा कम है, जिसको हमने शो करा है A1 से, और ऊपर वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। आप जो फिगर बनाओगे उसमें दोनों एरियाज़ को बहुत ही चेंज भी दिखा सकते हो, बट यहाँ पर पिक्चर में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऊपर का एरिया ज़्यादा है और नीचे वाला एरिया जो है वो कम है। इसी पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वाटर की वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है, यहाँ की वेलोसिटी को हमने शो कर दिया V1 से, और ऊपर की वेलोसिटी को हमने शो कर दिया V2 से। तो एरियाज़ जो हैं वो A1 A2 हैं, और उसी लिहाज से वेलोसिटीज़ हैं V1 और V2। तो इस पूरे फ्लो के अंदर सपोज कर लेते हैं एक छोटा सा पोर्शन जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रेड कलर का, और इस पोर्शन की लंबाई सपोज कर लेते हैं बराबर है डेल्टा L1 के। छोटा सा पोर्शन है तो उसको नाम दे देंगे डेल्टा L1। और वही पोर्शन जब ट्रैवल करता हुआ ऊपर की तरफ पहुँचेगा तो वो इतना हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा सा नज़र आएगा, और इसकी जो लेंथ अब हो जाएगी उसको दे देते हैं नाम डेल्टा L2 का। तो बेसिकली ये जो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 नज़र आ रहा है, ये शो कर रहा है कि जो फ्लूइड है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव होकर गया है। यही वो फ्लूइड है जो नीचे से फ्लो के ऊपर की तरफ गया है, और इसी कंसिडरेशन से हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे भी बात उसी तरीके से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मास फ्लो रेट से क्या मुराद है। तो याद रखिए, मास फ्लो रेट जो है वो एक्चुअली बराबर है कितना मास ट्रैवल कर रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, जो मास ट्रैवल कर रहा है उसको डिवाइड कराना है टाइम से, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल जो हमारी फिगर थी उसके अंदर इधर वाला पॉइंट जो है उसको 0.1 बोल देते हैं, इधर वाला जो पॉइंट है उसको 0.2 कह देंगे। तो फॉर एग्जांपल, पहले अगर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सॉल्व करूँगा फॉर 0.1। ठीक है, 0.1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा M1, 0.1 की बात हो रही है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये बराबर किसके आएगा? अब आपने मास की जगह पे कुछ पुट करना है। तो मैं आपको ओवरऑल बात बताऊं
कि मास को रिप्लेस करने के लिए जनरली हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, ज़्यादातर हम उसी से ही मास को रिप्लेस करते हैं। एक तो होता है वेट वाला फार्मूला W इज़ इक्वल टू mg, यहाँ से हम क्या करते हैं m को अलग कर लेते हैं तो W अपॉन g आ जाता है, ठीक है। एक तो ये होता है फार्मूला। दूसरा स्पेशली फ्लूइड स्टैटिक्स जो चैप्टर नंबर हमारे पास 6 था, और फ्लूइड डायनेमिक्स जो चैप्टर नंबर 7 है, उसमें डेंसिटी वाला फार्मूला पुट करते हैं। डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के। तो मेजॉरिटी इन चैप्टर्स के अंदर तो ना यही रिप्लेसमेंट होती है, मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो है वो आपको करना पड़ता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो 0.1 की बात हो रही है, तो डेंसिटी को हम लिख देंगे ρ1 और वॉल्यूम जो है उसको हम लिख देंगे v1, ठीक है ना। m की जगह पर आ गया डेल्टा m1 की जगह पे आ गया ρ1 v1, और डिवाइड में पहले से लिखा हुआ है डेल्टा t, उसको हमने लिखे रहने दिया। अब ज़रा डेफिनेशन याद करो वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट, एरिया को मल्टीप्लाई कराते हैं हाइट से, यानी एरिया को अगर तीसरी जो भी डायमेंशन होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। तो इस केस के अंदर क्या बनेगा, डेल्टा m1 डिवाइड बाय डेल्टा t बराबर आएगा, ρ1 अपनी जगह पर है, डेल्टा t अपनी जगह पर है, v1 की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा एरिया। तो एरिया a1 है, 0.1 का जो एरिया है वो a1 है, और जो हाइट है वो एक्चुअली बराबर है डेल्टा L1 के, तो हमने वहाँ पे लिख दिया डेल्टा L1, ठीक है जी। अब इसी को अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ तो बात समझ में आ जाएगी। ये होगा डेल्टा m1 डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ρ1 a1, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा L1 डिवाइड बाय डेल्टा t। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिवाइड बाय टाइम। अब ये जो लिखा हुआ है ना, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम एक्चुअली किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर डिस्टेंस कह रहे हो तो स्पीड कह लो उसको, और क्योंकि 0.1 की बात हो रही है तो हम यहाँ पे v1 लिख देंगे। तो ये जो लिखा हुआ है डेल्टा L1 डिवाइड बाय डेल्टा t, इसकी जगह पे v1 आ सकता है। तो इसका मतलब डेल्टा m1 डिवाइड बाय डेल्टा t किसके बराबर आएगा, ये आएगा ρ1 a1, साथ में आ जाएगा v1, ठीक है ना। और ये छोटा v लिखना क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं है, ये बेसिकली स्पीड को या वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब 0.1 का तो हमने सॉल्व कर लिया, इसी को देख के सिमिलरली अगर 0.2 की वैल्यू लिखना चाहें, सिमिलरली 0.2 की वैल्यू क्या होगी, एट 0.2 अगर 0.2 की वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा डेल्टा m2 डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू, और क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आया था ρ1 a1 v1, तो अब क्या आएगा हमारे लिहाज से, इधर आ जाएगा ρ2 डेंसिटी 2 एरिया 2, और साथ में क्या बच गया, सिर्फ वेलोसिटी। तो वहाँ वाली वेलोसिटी कितनी है, v2 है। देख लो आप, यहाँ का एरिया a2 है और यहाँ की वेलोसिटी v2 है, तो उसी लिहाज से हमने लिख लिया डेल्टा m2 डिवाइड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू ρ2 a2 और v2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक जो मास इन जा रहा है पाइप के वही मास आउट आएगा, जो मास रेट फ्लो है वो सेम रहता है। तो डेल्टा m2 डिवाइड बाय डेल्टा t बराबर होगा डेल्टा m1 डिवाइड बाय डेल्टा t के, दोनों बराबर आएंगे। तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप इधर m1 कर लो इधर m2 कर लो। तो डेल्टा m1 डिवाइड बाय डेल्टा t की वैल्यू ρ1 a1 v1, और डेल्टा m2 वाली वैल्यू इधर लिख देते हैं ρ2 a2 और v2, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक आंसर तो आ गया है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो आ गई है, लेकिन एक समझने वाली बात यह है, अगर हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जैसे मिसाल के तौर पे लिक्विड होता है, लिक्विड तो होता ही इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। तो अगर हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, चाहे आप जितनी फोर्स अप्लाई करें, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी नहीं बदल सकती। तो जो ρ1 होगा वो ρ2 के बराबर होगा, तो दोनों की जगह पे एक ही मरतबा डेंसिटी लिख देते हैं, रॉ लिख देते हैं। डेंसिटी का मतलब पता है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पार्टिकल्स कितने करीब हैं या कितने दूर हैं।
तो जब मैं कंप्रेस कर ही नहीं सकता तो मैं डेंसिटी को ना बढ़ा सकता ना कम कर सकता। बात समझ में आ रही है भाई? अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे कंप्रेस नहीं कर सकता, पार्टिकल्स को करीब नहीं ला सकता, यानी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती। देयरफॉर अगर डेंसिटी दोनों तरफ बराबर होगी तो उधर लिखेंगे रॉ A1 आएगा, V1 आएगा, रॉ आएगा, A2 आएगा, V2 आएगा। तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास एक आंसर आ जाएगा A1 V1 बराबर आएगा A2 V2 के। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिख दो, A और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? आपने ऐसा जनरल गैस इक्वेशन में भी देखा होगा, P1 V1 बराबर होता है P2 V2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे करा। A1 V1 ये क्या है? एरिया 1 वेलोसिटी 1, या स्पीड कह लो, अभी डायरेक्शन नहीं है तो। एरिया 2 और स्पीड 2 इनका प्रोडक्ट सेम रहता है, तो इसका मतलब एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब इससे दो अहम बातें हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसको भी आप ध्यान दो। सबसे पहली बात यह है कि ये जो लिखा हुआ है ना एरिया इनटू वेलोसिटी, इसको हम Q से शो करते हैं और यही कहलाता है वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है ना? क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट बहुत मर्तबा हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे इस चैप्टर के, तो याद रखिएगा यही जो लिखा होता है ना एरिया इनटू वेलोसिटी, यही वॉल्यूम फ्लो रेट कहलाता है कि कितना जो है वो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है इस पूरे केस के अंदर। और क्यों हम इसको वॉल्यूम फ्लो रेट कह रहे हैं थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। देखो हमें पता है क्यू ही लिखा है हमने सिर्फ, और फिर एरिया अपनी जगह पे रहेगा, एरिया को हम लिखेंगे A के बराबर। और ये जो वेलोसिटी है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेल्टा L डिवाइड बाय डेल्टा T। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इससे पहले हमने सीखा है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है वॉल्यूम के, तो डिवाइड बाय T आ गया। तो जैसे डेल्टा M डिवाइड बाय डेल्टा T को हम मास फ्लो रेट कह रहे हैं, तो डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा T को हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। और क्या फिर यूनिट बनेगा वॉल्यूम फ्लो रेट का? ऊपर लिखा हुआ है वॉल्यूम, नीचे लिखा हुआ है टाइम, तो इस वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो इसका हो सकता है यूनिट क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट आ गया। और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि मैं कह रहा हूँ एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड इंक्रीज़ होगी, या ऐसा कर लो अगर एरिया बढ़ेगा तो इसका मतलब जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो सेम रहना है। और इसका मतलब अगर एरिया कम हो जाएगा तो स्पीड इसका मतलब ज़्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि आज इस लेक्चर के अंदर जो हमने फिगर देखी थी उसमें वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस आ रहा था, इधर की वेलोसिटी ज़्यादा, इधर की वेलोसिटी कम। इसी वजह से इस फिगर के अंदर अगर आप नोट करोगे तो यहाँ का एरिया अगर आप नोट करोगे तो यहाँ का एरिया A1 है, और याद रखो वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ का एरिया अगर आप देखोगे A2, तो यहाँ का एरिया कम है। और अभी मैंने आपको रूल बताया एरिया ज़्यादा तो स्पीड कम, जो कि आपको नज़र भी आ रही है, और एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही वो फार्मूला है जिसके ज़रिए हम अगर फ्लो हो रहा होता है किसी एक डायमीटर ऑफ पाइप से दूसरे डायमीटर ऑफ पाइप में, या जैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है पाइप के अंदर हो, तो हम वेलोसिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप समझ में आ गई होगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।